हमारा क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, ये विराम चिन्ह हो जाएगा। और आप लोग यदि इसके पहले भी विराम चिन्ह पढ़े हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो में आप लोगों को विराम चिन्ह जितने भी प्रकार के होते हैं सभी विराम चिन्हों को हम आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के साथ अपने फ्रेंड और मित्रों के साथ कर दीजिए शेयर। और चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारी थंबनेल बनी है किस पे बनी है, विराम चिन्ह पे बनी है। ये हिंदी की जो क्लास हमारी है ये है विराम चिन्ह पे, यानी विराम चिन्ह यानी विराम यानी रुकना कहाँ पे है, कुछ उस पे ये बनाए हैं वीडियो। तो देखिए जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह की आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वो भी किसके साथ में मित्रों, वो भी ट्रिक के साथ में, वो भी ट्रिक के साथ में आप लोग विराम चिन्ह को समझ पाएंगे आसानी से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर देखते हैं वीडियो को अंत तक तो आशा है कि आप लोग विराम चिन्ह को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जो है हमारा हिंदी विराम चिन्ह का निचोड़, इसके अलावा आपको कुछ भी देखना है। यदि आप ये वीडियो पूरा ध्यान से लेकर के, शुरू से लेकर के पूरा ध्यान लगा करके अंत तक देखेंगे तो आपको शायद इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, ये हमारे विराम चिन्ह एक शार्ट में आपको दिखा दिए हैं कि ये हमारे विराम चिन्ह कितने होते हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो है हमारा विराम चिन्ह है, क्या है यहाँ पे देखिए विराम चिन्ह। आज की जो हमारी लेसन होने वाली है ये होने वाली है कि बात करेंगे हम विराम चिन्हों पे। देखिए विराम चिन्हों के भेद कितने होते हैं, जो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। जो श्री हमारे कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद कहीं कहीं लिखा जाता है श्री कामता प्रसाद गुरु, तो कहीं कहीं पे पंडित कामता प्रसाद गुरु, तो इनका नाम हो सकता है कहीं कहीं पैसे से चेंज हो सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जो हमारे कामता प्रसाद गुरु जी थे, इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। यानी विराम चिन्हों का भेद कितना बताया है इन्होंने 20 बताए हैं। वही श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने जो बताया है उसी के बारे में हम पूरा का पूरा आज निचोड़ बात करेंगे। विराम चिन्ह का ये पूरा निचोड़ वीडियो होने वाला है, इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने मित्रों के साथ कर दीजिए शेयर। चलिए तो देखिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन था। इसमें विराम चिन्ह किन के अनुसार है, श्री कामता प्रसाद गुरु या पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हमारे विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, विराम चिन्हों की संख्या हमारी होती है 20 होती है। कितनी होती है, 20 संख्या होती है। चलिए तो ये देखिए विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ मित्रों अगर बात की जाए तो विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना। यदि जैसे आप कुछ भी शब्द बोलते हैं, जैसे राम, राम, श्याम, यानी थोड़ा थोड़ा गैपिंग जो भी कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे विराम कर रहे हैं। तो वही सही विराम चिन्ह को सही भाषा में अपने सही वाक्यों में कैसे यूज करेंगे, वही ये इसमें होता है कि विराम का क्या मतलब होता है। विराम का अर्थ ये होता है कि ठहराव या रुकना, ठहरना या रुकना। थोड़ी देर रुकिए, फिर उसके बाद अगले वाक्य को आप आसानी से बोलिए, जिससे जब आप विराम चिन्हों के साथ में मिला करके बोलेंगे तो अगला जो व्यक्ति है वो अच्छे से आपकी बातों को अच्छे से क्या करेगा, वो आपकी बातों को समझ पाएगा। इसलिए विराम चिन्हों का यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपने वाक्यों को अच्छे से दूसरे को समझा पाते हैं। यदि ऐसे ही बिना विराम चिन्हों का आप लोग बात करेंगे तो बिना विराम चिन्हों का यदि आप लोग वाक्य बनाएंगे तो आपको शायद सुनने में और बोलने में भी अच्छा ना लगे। इसलिए सब लोग विराम चिन्हों का यूज करते हैं। चलिए देखिए परिभाषा इसकी क्या है कि पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। चाहे आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उसी के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का, यानी उसी के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही मित्रों हमारा क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम, वही हमारा क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह देखिए यहाँ लिखा गया है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है मित्रों, अभी बताए थे कि श्री कामता प्रसाद या पंडित कामता प्रसाद मिश्र के
पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हमारी विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी जाती है? 20 मानी जाती है। ये आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है श्री कामता प्रसाद गुरु के जी के अनुसार हमारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हमारी विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी जाती है। तो अगला पॉइंट देखेंगे हम, यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाता है मित्रों? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि आप विराम चिन्हों का यूज सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के साथ में देखिए कि यहाँ पे हमारा है कि रोको मत जाने दो। रोको पहला एग्जाम्पल है हमारा कि यहाँ पे दिया गया है कि रोको मत जाने दो। क्या बोल रहा है यहाँ पे मित्रों? यहाँ पे ये बोल रहा है कि रोको, रोको बात क्या है? कामा है, मत जाने दो, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि हमको रोक लीजिए और जाने ना दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है इसका? यहाँ पे देखिए बस विराम चिन्ह का ही खेल है। यहाँ पे किसका खेल है? विराम चिन्ह का ही खेल है, लेकिन अर्थ दोनों के क्या हो रहे हैं? हमारे बदल रहे हैं। इसलिए जब विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अर्थ का क्या हो जाता है मित्रों? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये देखिए दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? रोको मत, यानी इसमें ये बोला जा रहा है कि हमको रोकना, रोकिए नहीं और हमको जाने दीजिए। रोको मत जाने दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मत के पास में विराम चिन्ह है और यहाँ पे हमारा रोको के पास में चिन्ह है। तो इसको क्या करेंगे हम? इसमें पहले का अर्थ निकल जाता है कि हमारा रोको मत, रोको मत जाने दो, यानी उनका कहने का तात्पर्य यह है कि उनको रोक लीजिए और जाने ना दीजिए। और दूसरे उदाहरण का हमारा तात्पर्य यह है कि रोको मत जाने दो, यानी उनको रोकिए नहीं, वो रोकने के लिए मना कर रहे हैं और उनको क्या कर दीजिए? उनको जाने दीजिए। यही होता है, यदि आप विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे अगर बात की जाए तो अगला हम देखेंगे क्या है हमारा। ये देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। श्री कामता प्रसाद जो गुरु जी हैं, यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हैं, वो विराम चिन्हों को किससे लिया हुआ मानते हैं? वो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ करके, क्या क्या कह रहे हैं वो? वे पूर्ण विराम को छोड़ करके, पूर्ण विराम यानी ये वाला जो पूरा का पूरा विराम हो जाता है, वो एक पूर्ण विराम को छोड़ करके शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। यानी वो उनका कहने का मतलब ये है कि पूर्ण विराम को छोड़ करके वो जितने भी विराम चिन्ह हैं वो किससे लिए गए हैं मित्रों? वो अंग्रेजी से लिए गए हैं। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो विराम चिन्ह है कामता प्रसाद गुरु जी जो हैं वो किससे मानते हैं? वो तब किससे मानेंगे? आपको विकल्प में दिया रहेगा कि अंग्रेजी से दिया हुआ, अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। और किसको नहीं मानते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कामता प्रसाद गुरु वो कौन सा चिन्ह है कि जिसको अंग्रेजी से नहीं लिया हुआ मानते हैं? तो कौन सा हो जाएगा हमारे मित्रों? वो हो जाएगा हमारा सिंपल सा हो जाएगा, ये पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है इसको अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं, इसको अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जो है हमारा हंस पद विराम चिन्ह को त्रुटि विराम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ये भी टाइप हो गया है, लेकिन अभी हम आगे इसको क्या करेंगे फिर से बताएंगे कि हंस पद को किस नाम से और जाना जाता है? हंस पद विराम को त्रुटि विराम के नाम से भी जाना जाता है। हंस पद यानी त्रुटि विराम कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारा ऐसे होता है, यही हमारा क्या होता है? त्रुटि विराम होता है या हंस पद विराम होता है। तो इसके दो नाम से जाने, या तो हंस पद विराम या तो त्रुटि विराम। इसको अच्छे से अभी देखेंगे हम। तो मित्रों यही था हमारा ये। तो जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी जो हैं वो विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है और वो किससे लिया हुआ मानते हैं? वो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। और कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है कि जो वो अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं? तो हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है जो अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं उसको। चलिए इतना आप लोग डाउट क्लियर हो गया। चलिए तो अब चलते हैं हंस पद विराम चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हंस पद विराम चिन्ह को किस और नाम से जाना जाता है? तो त्रुटि विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग जानते रहेंगे। चलिए तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा, यानी जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
देखिए अल्प विराम चिन्ह हमारा क्या होता है मित्रों, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर के और आगे चलना पड़े, यानी सेंटेंस यानी वाक्य को आगे बोलना पड़े, वहीं पे हम कौन सा विराम देते हैं, अल्प विराम देते हैं। वहीं पे हम कौन से, जैसे अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह। देखिए अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। एक से अधिक वस्तुएं जैसे रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, ये सब क्या हैं, ये सब एक से अधिक वस्तुएं हैं हमारी। जैसे आलू, गाजर, यानी सब्जियों के नाम कुछ भी हुआ, एक से जब अधिक वस्तुएं हमारी ली जाएंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे हमारा राम है, श्याम है, राम और श्याम, राम फिर श्याम है, यानी यहाँ क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा ब्रेक लिए हम फिर श्याम को बोले, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, यानी देखिए राम और श्याम के बीच में हमारा कैसा विराम आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा। चलिए, शिवम, राहुल, अभय और राजपाल पढ़ रहे हैं। देखिए शिवम थोड़ा होल्ड किए, फिर उसके बाद राहुल, फिर थोड़ा सा ब्रेक किए, फिर उसके बाद क्या है, अभय, यानी जहाँ जहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, विराम करते हैं, वहीं पे हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए तो चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला टाइप देखिए हमारा अगला क्या है। देखिए अल्प विराम आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है मित्रों, अर्ध विराम चिन्ह देखिए इसका सिंबल ये है, आप लोग इसका सिंबल देखते चलेंगे और यदि नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या तो वीडियो पुश करके आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए ये रिवीजन क्लास बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम के पहले अगर देख करके जाएंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए जो है हमारा अर्ध विराम चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय, क्या है मित्रों, जहां अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय, लेकिन क्या है, पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय। यहाँ पे देखिए बातों की ध्यान देंगे कि जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं वहाँ हमारा क्या होता है मित्रों, वहाँ पे हमारा अर्ध विराम चिन्ह होता है। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम के लिए हम रुकते हैं, वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है मित्रों, वहाँ पे हमारा हो जाता है अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा हो जाता है, हमारा अर्ध विराम चिन्ह हो जाता है। देखिए इसका नियम फर्स्ट क्या बोलता है, हमारा नियम फर्स्ट की बात की जाए तो दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है BA, फिर अर्ध विराम चिन्ह, फिर MA, फिर अर्ध विराम चिन्ह, B.Ed, फिर अर्ध विराम चिन्ह, फिर LLB। यानी जो भी उपाधि है आपको जब एक से अधिक उपाधि का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा मित्रों, वहाँ पे हमारा हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन बोलते हैं। चलिए वैसे तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, ये समझ में आ गया कि पहला नियम क्या बोलता है हमारा, जहाँ दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे हम कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, वहाँ पे हम अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि अर्ध विराम ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। यानी अर्ध विराम चिन्ह जैसे भी उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है जिन्हें और के माध्यम से हम जोड़ नहीं सकते हैं, वहीं पे हमारा क्या लग जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह लग जाएगा। जैसे उदाहरण के हिसाब से समझिए कि यह जूता ज़्यादा इन नहीं है, यहाँ पे देखिए गलत टाइप हो गया है, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या है यहाँ पे मित्रों, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। देखिए यहाँ पे हम और नहीं लगा सकते हैं। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे कि यह जूता हमारा क्या है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और यह काटता है, ऐसे और नहीं लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे लग जाएगा अर्ध विराम चिन्ह। क्या लग जाएगा मित्रों, यहाँ पे हमारा हो जाता है अर्ध विराम चिन्ह हो जाता है कि यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। यानी हम थोड़ा सा क्या किए,
अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुके तो मानिए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। देखिए अगला क्या है, कल रविवार है। कल क्या है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। देखिए इसमें और शब्द हम नहीं जोड़ पाएंगे, और का सेंटेंस बैठाएंगे तो हमारा ये अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में बहुत भद्दा लगने लगेगा, इसलिए और नहीं लगाएंगे कि कल रविवार है। क्या है, कल रविवार है, तो हमारा अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा, छुट्टी का दिन है, अर्ध विराम हो जाएगा, घूमने चलेंगे। यानी इसको हम और के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। जब कुछ ऐसे वाक्य बनेंगे तो वहाँ पे हमारा कौन सा चिन्ह हो जाएगा, वहाँ पे मित्रों हमारा हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। चलिए सूर्यास्त हो गया। देखिए सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया और नहीं जोड़ पाएंगे, और क्या है हमारा, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। चलिए इसको यदि लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब ऐसे कंडीशन बनेगा तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, वहाँ पे हमारा अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। चलिए देखिए अगला है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, देखिए पूर्ण विराम आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जब वाक्य, यहाँ पे देखिए गलत टाइप हो गया, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जहाँ पे देखिए कुछ भी हम वाक्य या सेंटेंस बोल रहे हैं, वाक्य या सेंटेंस बोल रहे हैं, जहाँ पे वह क्या होगा, जहाँ पे वो हमारा खत्म हो जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा मित्रों, वहाँ पे हमारा पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। चलिए देखिए जहाँ वाक्य हमारा खत्म हो जाता है तब वहाँ वाक्य के अंत में हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह हो जाता है। मानी यहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह को और क्या कहते हैं मित्रों, पूर्ण विराम चिन्ह को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पूर्ण विराम चिन्ह को और क्या कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखेंगे इसका जैसे एग्जाम्पल है हमारा, राम अयोध्या के राजा थे, यानी राम अयोध्या के राजा थे। ये हमारा एक सेंटेंस पूर्ण हो रहा है, तो जब हमारा पूर्ण हो जाएगा तो यहाँ पर कैसा विराम लगेगा, यहाँ पर हमारा पूर्ण विराम, यानी एक सेंटेंस हमारा क्या है, पूर्ण है, अधूरा नहीं है। श्याम खेल रहा है, यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा। गणेश खाना खाता है, यानी गणेश खाना क्या है, खाता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे देखेंगे आगे की तरफ। आगे अगर देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, उपविराम चिन्ह। क्या हो जाता है मित्रों, उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह आप लोगों को 20 चिन्हों को हम ऐसे बता देंगे। आप लोग यदि अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो कर दीजिए अपने मित्रों के साथ शेयर, और बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए क्या है इसमें, उपविराम चिन्ह है। उपविराम चिन्ह का मतलब क्या है, इसको रेशियो भी बोलते हैं, अनुपात भी बोलते हैं ना उसमें। देखिए कुछ इस तरीके का चिन्ह जब हमारा लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा उपविराम चिन्ह होता है। जब किसी कथन को अलग अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हम उपविराम का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, उपविराम का प्रयोग होता है। जब किसी कथन को क्या दिखाना हो, अलग अलग दिखाना हो, तो वहाँ पर क्या होगा मित्रों, वहाँ पर हमारा उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल समझेंगे यदि कि भगवान राम के अनेक नाम हैं, भगवान राम के क्या हैं, अनेक नाम हैं, तो उपविराम चिन्ह यहाँ पे देंगे क्योंकि अलग दिखाना है। पहला है रघुपति है, फिर राघव है, फिर रघुराज है। क्या है, रघुपति है, राघव है और रघुराज है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा उपविराम चिन्ह लग जाएगा। इसमें हमारा उपविराम चिन्ह, आप देखिए अर्धविराम चिन्ह भी है। शायद अभी इसके पहले हम आप लोगों को अर्धविराम चिन्ह के बारे में बता चुके हैं तो आप लोग उसको समझ गए होंगे। चलिए विज्ञान क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखिए विज्ञान और वरदान या अभिशाप के बीच में भी हमारा क्या होगा, जहाँ पे दोनों को अलग अलग, विज्ञान हमारा अलग है, वरदान या अभिशाप क्या है, हमारा अलग है। तो वहाँ जहाँ अलग अलग दिखाना होगा वहाँ पर हमारा उपविराम चिन्ह लग जाएगा। देखिए प्रदूषण क्या है, प्रदूषण, फिर हमारा उपविराम चिन्ह, उसके बाद हो जाएगा एक अभिशाप। यानी प्रदूषण को अलग दिखाना है और एक अभिशाप को हमको क्या करना है, अलग दिखाना है। तो इस तरीके का जब कंडीशन हमारा बनता है तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाता है, वहाँ पे हमारा उपविराम चिन्ह हो जाता है। चलिए देखेंगे हम अगला कौन सा चिन्ह है हमारा। अगला चिन्ह का सभी डाउट आप लोगों को क्लियर कर देंगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए विस्मयादिबोधक क्या है, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। इसके दो नाम हैं कि विस्मयादिबोधक
बोधक कहिए या आश्चर्य चिन्ह कहिए। इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विस्मय, विषाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा और भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। हर्ष यानी खुशी हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, विस्मय हो, विषाद यानी दुख हो, करुणा हो, तो इस तरीके का जब आपको क्या है भय हो इत्यादि का बोध कराने के लिए क्या किया जाता है, विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वाह, यानी जब कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो हमारा वहाँ क्या होता है, वहाँ पे हमारा हो जाता है कि आश्चर्य बोधक, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह हो जाता है। देखिए इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पे हाय करके आएगा, आह करके आएगा, अरे करके आएगा, शाबाश यानी शाबाशी देंगे आपको। तो ऐसे जब आएंगे तो हमारे क्या यहाँ पे कौन से चिन्ह लग जाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाते हैं। जैसे ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, क्या है, ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, हे राम अब मेरा क्या होगा, हे राम जैसे वो क्या है, आश्चर्य में है कि हे राम अब मेरा क्या होगा, यानी आश्चर्यवाचक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। कौन से चिन्ह लगाएंगे, आश्चर्य चिन्ह लगाएंगे। हाय वह मर गया, यानी यहाँ भी क्या है, देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, आश्चर्य है। तो इस तरीके के जब हमारा सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं मित्रों, वहाँ पे हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह लगाएंगे। चलिए चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला चिन्ह देखेंगे हम, तो अगला चिन्ह हमारा हो जाता है, तो ये देखिए निर्देशक चिन्ह। क्या है ये, निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, निर्देश देने के लिए किया जाता है। आप लोग इसका यूज बहुत करते होंगे। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से क्या होता है, योजक चिन्ह। देखिए पहले योजक चिन्ह कैसे होता है हमारा, योजक चिन्ह भी ऐसे होता है, लेकिन क्या होता है, निर्देशक चिन्ह से हमारा छोटा होता है योजक चिन्ह, और जो निर्देशक चिन्ह है योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए करते हैं, निर्देश देने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं मित्रों, निर्देश के लिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस, क्या है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे गलत हो गया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था निर्देशक चिन्ह कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, ये निर्देश दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब ऐसे निर्देशात्मक हमारे आ जाएंगे वाक्य, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, वहाँ से निर्देशक चिन्ह का यूज करेंगे, जो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग कुछ भी लिखते होंगे कथन वगैरह, तो ऐसे निर्देश देते होंगे कि यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। कुछ इसी तरीके से हम निर्देश चिन्ह का यूज करते हैं। चलिए अगला जो है हमारा, अगला ध्यान देंगे अगर, ये देखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह देखिए मित्रों, इसको आप लोग जानते होंगे। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसको ब्रैकेट में करने के लिए, या किसी को अर्थ कठिन है उसको अपने से समझने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर, शब्द अथवा वाक्यांश को क्या है, शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर में लिख कर किया जाता है। यानी जो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जो कोष्टक चिन्ह है हमारा अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, हम जो हमारा ये है शब्द हैं अथवा वाक्यांश को हम ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक के अंदर लिखकर उसको अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं, अच्छे से उसको बता सकते हैं। देखिए जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला, कोकिला का मतलब क्या है, मीठा गाने वाली। कोकिला का अर्थ क्या होता है, मीठा गाने वाली। ये देखिए क्या है हमारा ब्रैकेट में कहा जाता है। अब कितने लोग ये ऐसे होंगे कि कोकिला का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कोकिला का अर्थ जो है उसके बगल में दे दिया गया है कि ब्रैकेट में, कि कोकिला का क्या अर्थ है, मीठा गाने वाली कहा जाता है। जो अगला क्या है हमारा, कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणकर्ता यानी व्याकरण के ज्ञाता थे।
कामता प्रसाद गुरु क्या थे, अच्छे व्याकरण के गाता थे। ऐसे जो कुछ भी हमको ज़रूरी चीज़ें लगती हैं उसको हम क्या करते हैं मित्रों, उसको हम ब्रैकेट में यानी कोष्टक में कर देते हैं। ये कोष्टक भी कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जैसे जैसे यूज होता है शायद मैथ में पढ़े होंगे तो उस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला हमारा जो चिन्ह है, अगला हमारा है योजक चिन्ह। क्या है मित्रों, योजक चिन्ह है हमारा। क्या है ये, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह की अगर बात की जाए, अभी हम बात किए थे कि ये क्या होता है, निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह हमारा क्या होता है मित्रों, निर्देशक चिन्ह हमारा बड़ा होता है, लेकिन योजक चिन्ह हमारा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं मित्रों, योजक चिन्ह को हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। आप लोग इसको जानते रहिए कि योजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सब तक एग्जाम में इसको पूछ लिए जाए। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। यानी क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त यानी बीच के पदों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। रात दिन, रात दिन क्या है, ये हमारा रात और दिन में हमारा क्या लगेगा, योजक चिन्ह। माता और पिता, सुख और दुख, अमीर गरीब, घर घर, गांव गांव, राम राम, बूंद बूंद, और मारना पीटना, पढ़ना लिखना। जब कुछ इस तरीके के शब्द हमारे आते हैं तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम, यहाँ पे योजक चिन्ह का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ, हम देखेंगे अगला चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा। चलिए, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, अवतरण और या तो उद्धरण चिन्ह, यानी इसको आप लोग इन्वर्टेड कामा भी बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। जो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, कि एक हरा उद्धरण और दोहरा या दोहरा उद्धरण। किसी के द्वारा कहे गए कथन का को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि देखिए आप लोग इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो देखिए लिखा क्या गया है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिख देना ही क्या कहलाता है हमारा, ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का यूज करते हैं हम। जैसे देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इकहरा उद्धरण और दूसरा होता है दोहरा या दोहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण जो होता है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण का यूज करते हैं। जब किसी या शब्द या क्या है, किसी शब्द विशेष पर जब हमको क्या है, शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण का यूज करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए इसका कि सौरभ चौबे क्या है, सौरभ चौबे हमारे ब्रैकेट में हो गए, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ये क्या है, किसी एक शब्द यानी सौरभ चौबे क्या है, सौरभ चौबे क्या है, हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। तो सौरभ चौबे को क्या किया जा रहा है कि पूरा बल दिया जा रहा है एक ही शब्द पे, तो इनके लिए हम कौन सा चिन्ह का यूज करेंगे, उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, वो भी इकहरा उद्धरण चिन्ह का यूज करेंगे। अब दोहरा या दोहरा उद्धरण क्या होता है हमारा, किसी महत्वपूर्ण कथन को प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कामा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देखिए ज्यों का त्यों क्या कर दिया गया, प्रकट कर दिया गया। तो डबल इन्वर्टेड कामा यानी अवतरण या उद्धरण चिन्ह हो गया, दोहरा या दोहरा उद्धरण हो गया। गोस्वामी यानी तुलसीदास ने सत्य कहा है, तुलसीदास ने सत्य कहा है कि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख, यानी जितने भी कथन होते हैं हमारे, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं हमारे, वो किस में होते हैं, दोहरा उद्धरण में होते हैं। यानी अवतरण या उद्धरण चिन्ह के दोहरा उद्धरण या दोहरा उद्धरण में होते हैं। चलिए चलते हैं अगला, अगर शीर्षक लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो चलते हैं हम अगले टाइप में। देखिए क्या है, ये हमारा लाघव चिन्ह है। क्या है, ये हमारा लाघव चिन्ह है। शायद इसको आप लोग जानते होंगे कि इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है मित्रों, इसको संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा होता है। यह शून्य क्या होता है हमारा, यह शून्य ही लाघव चिन्ह होता है। देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को
जैसे आपको डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर तो पूरा लिखेंगे नहीं, तो वही जो डॉक्टर के सामने हम जीरो लगा देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, लाघव चिन्ह हो जाता है, वही हमारा लाघव चिन्ह हो जाता है। जैसे देखिए कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को अगर शॉर्ट में लिखना है तो डॉक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय को वी करके लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेशी तरीके से लिख सकते हैं, पंडित को पंडित, यानी यही जो इसके सामने जीरो का प्रयोग कर रहे हैं हम, वही हमारा क्या है, वही हमारा लाघव चिन्ह है, वही हमारा क्या है, लाघव चिन्ह है। इंजीनियर के सामने भी जीरो जीरो का यूज कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाते हैं, लाघव चिन्ह हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगला, देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला अगर बात की जाए तो देखते हैं विवरण या रेखा या विवरण सूचक चिन्ह। विवरण या रेखा या विवरण सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, यानी ये क्या है, ये चिन्ह हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं। किस तरीके के होते हैं मित्रों, कुछ इस तरीके के होते हैं। देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी सूचना या निर्देश आदि की विवरण देने के लिए किया जाता है। वाक्यांश में जानकारी या सूचना या निर्देश आदि की विवरण देने के लिए क्या किया जाता है, विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए समास किया जाता है, समास किया जाता है ना, समास क्या है, किया जाता है। वाचक के दो भेद होते हैं, वाचक के कितने भेद होते हैं, दो भेद। इसको क्या करेंगे हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। आम के निम्न फायदे हैं, समास किया जाता है, यानी करेंगे उसको, आम के निम्न फायदे हैं, आम के अनेक फायदे हैं, यानी यहाँ पे विवरण चिन्ह है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमको ये फ़ायदा मिलता है, विटामिन मिलती है, जो भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यहाँ पे आप अनेक फ़ायदे उसके लिख सकते हैं। जैसे आप लोग कुछ भी लिखते हैं, अभी हेडिंग बनाते हैं कि कारक क्या है, जैसे कारक के सामने आप लोग क्या लगाते हैं, इसका लगाते हैं विवरण चिन्ह, यानी कारक के बारे में आप लोग लिखेंगे। कारक हमारे 6 प्रकार के होते हैं कि 7 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग जो भी बताना रहेगा ऐसे विवरण चिन्ह का यूज़ करके आप लोग बताते हैं। चलिए चलते हैं अगला, देखिएंगे अगला क्या है हमारा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मित्रों से साथ में शेयर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अगला देखते हैं हमारा, अगला क्या है हमारा। चलिए अगला देखेंगे हमारा, अगला हो जाता है, क्या हुआ इसमें, चलिए देखिए रेखांकन चिन्ह क्या है मित्रों, ये हमारा रेखांकन चिन्ह है। रेखांकन चिन्ह की अगर बात की जाए तो रेखांकन चिन्ह हमारा नीचे, जिसको अंडरलाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, यहाँ पे वाक्य है, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, बहुत ज़रूरी लग रही हैं, तो उसके नीचे क्या करते हैं, ऐसे रेखांकित कर देते हैं, वही हमारा रेखांकन। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, यानी जो गोदान है और उपन्यास है ये किसकी द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, जो लिखित इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी प्रेमचंद के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे तो आप लोग देख लेंगे कि किसकी कृति है, प्रेमचंद जी, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। राम के पिता दशरथ जी थे, यानी दशरथ जी क्या हैं, राम के पिता हैं, तो यानी दशरथ को क्या कर सकते हैं हम, अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से वाक्य होते हैं कि जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि अंडरलाइन करके आप लोग उसको और हाईलाइटेड कर देते हैं, जिससे आप लोग दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको वो पॉइंट सीधे सीधे दिख जाएगा कि उसका मतलब क्या है। चलिए ये था हमारा रेखांकन चिन्ह। अगले चिन्ह की अगर बात की जाए तो हमारा है लोभ चिन्ह, लोभ सूचक और पद लोभ चिन्ह। ये क्या है हमारा, लोभ चिन्ह। देखिए जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोभ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, अब क्या दी ये हमें नहीं पता है, डाट 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 यानी गाली दी है राम ने मोहन को। मैं सामान उठा दूंगा पर, अब पर पता नहीं क्या है, यानी डाट 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 यानी पर हमको उसके बाद पता नहीं है, कुछ चीज़ें क्या की जा रही हैं, छोड़ करके लिखी जा रही हैं, उनका लोप किया जा रहा है, उतना हम समझ जा रहे हैं।
मैं घर अवश्य चलूँगा डॉट 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 पर तुम्हारे साथ अभी कंफर्म नहीं, तुम्हारे साथ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। कुछ इस तरीके का जब आता है हमारा चिन्ह, तो यहाँ पर क्या हो जाता है मित्रों, यहाँ पर हमारा हो जाता है लोभ चिन्ह हो जाता है। लोभ चिन्ह या लोभ सूचक चिन्ह या पद लोभ चिन्ह। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद लोभ चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो हो सकता है इन दोनों में से एक विकल्प में कोई दे दे। चलिए अगला जो हमारा है यहाँ पे है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने में के लिए बचने के लिए किया जाता है। यदि देखिए पुनरुक्त, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि राम विद्यालय जाता है। क्या जाता है? राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे लिख दिए हम श्याम क्या है? विद्यालय जाता है। यानी यही क्या है हमारा, यही पुनरुक्त सूचक चिन्ह है। यानी जब वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए, यानी हम श्याम तो लिख दिए हैं लेकिन इतना समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है श्याम? विद्यालय जाता है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा रमेश क्या है? रमेश विद्यालय जाता है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? पुनरुक्त सूचक चिन्ह का यूज करके हम लिखने से बच सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। चलिए अगला है हमारा, अगला देखेंगे अगर इसके बाद देखेंगे तो हंस पद। अभी हम बात किए थे कि हंस पद को और किस नाम से जाना जाता है मित्रों? हंस पद को त्रुटिबोधक चिन्ह या विस्मरण या त्रुटि विराम चिन्ह के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कि त्रुटिबोधक, त्रुटि विराम और विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाम आप लोग याद कर लेंगे, नाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हंस पद को और किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक और हमारा क्या हो जाता है? विस्मरण के नाम से भी जाना जाता है। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने से, लिखने के दौरान छूट जाने पर संकेत देने के लिए हम हंस पद चिन्ह का या त्रुटि बोधक चिन्ह का या त्रुटि विराम चिन्ह या विस्मरण चिन्ह का यूज करते हैं। तो वह क्या हो जाता है? हमारा हंस पद चिन्ह हो जाता है। जैसे मैं कल जाऊंगा, यहाँ देखिए मैं कल कहाँ जाऊंगा? मान लीजिए मैं कल लखनऊ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? लखनऊ जाऊंगा। यानी यहाँ क्या है? ये त्रुटि बोधक हंस पद चिन्ह का यूज करके हम लखनऊ को ऊपर भी लिख सकते हैं। यानी मैं कल लखनऊ जाऊंगा। अभय हिमांशु के घर शादी में गया। यानी देखिए अभय हिमांशु के घर क्या गया? शादी में गया। ऐसे हमारे क्या होते हैं? ये त्रुटि विराम चिन्ह होते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है। चलिए देखिए हम देखते हैं, अगला देखते हैं हम क्या हो जाता है हमारा। अगला देखेंगे विकल्प सूचक चिन्ह। विकल्प सूचक चिन्ह क्या है मित्रों? विकल्प सूचक ऑब्लिक करके, जैसे यह चिन्ह आमतौर पर दो या दो से अधिक विकल्पों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास हम बोल दें कि यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है मित्रों? यहाँ पे आपको बोल दें या तो आप मोबाइल ले लीजिए या तो आप क्या ले लीजिए? या तो टैबलेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? टैबलेट ले लीजिए। अब इन दोनों में से आपके पास क्या है? विकल्प है, या तो आप मोबाइल ले लीजिए या तो आप टैबलेट ले लीजिए। तो जहाँ पे इस तरीके का यूज, जैसे या तो पुरुष हैं या तो महिला हैं, 2 या 3, साइंस या आर्ट, कुछ इस तरीके का जब यूज होगा हमारा, तो वहाँ पे हम कौन सा चिन्ह का यूज करेंगे? विकल्प सूचक चिन्ह का यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। ये सब बहुत आसान है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ में आए। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक यानी बराबर। देखिए इसे समानता या बराबरी दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे किसके लिए किया जाता है? समानता या बराबरी दर्शाने के लिए किया जाता है। कि जैसे 2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 + 2 हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जब यूज करना हो आपको, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह का यूज करेंगे हम? यहाँ पे हम तुल्यता सूचक, इसको बराबर इक्वल भी बोलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, बहुत अच्छा है ये सब वीडियो। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही था। आप लोग अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो कर दीजिए लाइक। एग्जाम वीडियो आप यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।